हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में MPS मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस का कोर्स है और उन सभी के पास में MPSE 005 का सब्जेक्ट है और वो उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तलाश में जो उनके एग्जाम में कंफर्म आए। सो गाइस, आप सभी की ऑन डिमांड पर ये वीडियो हाजिर है और आप सभी के एग्जाम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से आप उन्हें जान पाओगे। और आपकी स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है। अगर आपको इस वीडियो का PDF प्राप्त करना है तो ये एक पेड PDF है जो कि स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से आप डायरेक्टली प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप सभी के लिए फ्री में इसको एक्सप्लेन किया गया है। पहले यहाँ पर हमने इस PDF के अंदर क्वेश्चंस को सारे ऐड किया है और इसके बाद में इसके आंसर्स को भी हमने आपको बताया है जैसा कि यहाँ पर है। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है जिसमें आपसे पूछा गया है अफ्रीका में उपनिवेशवाद की प्रकृति और अफ्रीकी राज्य और समाज पर इसकी स्थायी विरासत की विवेचना कीजिए। स्थायी विरासत का मतलब क्या है कि उपनिवेशवाद का जो अफ्रीका का समाज है और जो अफ्रीका की शासन है उस पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर कि जो अफ्रीका के अंदर हम उपनिवेशवाद को देखें तो ये काफी जटिल व्यवस्था रही है, बहुआयामी घटना रही है और इस पूरी की पूरी घटना ने, उपनिवेशवाद की घटना ने अफ्रीका के पूरे महाद्वीप पर, वहाँ के समाज पर, वहाँ के राज्य यानी शासन पे बहुत गहरा प्रभाव डाला है। यह केवल भूमि कब्जे तक ही सीमित नहीं था। ऐसा नहीं था कि अंग्रेज या जो यूरोपीय थे वो अफ्रीका में आए, उन्होंने भूमि पर नियंत्रण किया, बल्कि इसमें आर्थिक शोषण, राजनीतिक नियंत्रण, सांस्कृतिक प्रचार, पुनर्गठन, मनोवैज्ञानिक अधीनता, ये सारी की सारी चीजें उन्होंने की। 19वीं शताब्दी के अंत में अफ्रीका के लिए एक होड़ मच गई। अफ्रीका के लिए होड़ मचने का मतलब है कि भाई यूरोपीय जो थे वो बेसिकली अफ्रीका महाद्वीप पर इतनी तेजी से भूमि को कब्जा रहे थे, भूमि पर अपना नियंत्रण स्थापित कर रहे थे कि जिसके परिणाम स्वरूप अफ्रीका की जो प्राकृतिक संसाधन थे, जो वहाँ की प्राचीन राजनीतिक संरचनाएं थी और जो सामाजिक पूरा का पूरा व्यवस्था था वो पूरी की तरीके से क्या हो गया, धीरे धीरे बदल गया। अब उपनिवेशवाद की प्रकृति क्या रही है? सबसे पहली बात तो उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने आर्थिक रूप से शोषण किया। उन्होंने आर्थिक रूप से शोषण का मतलब यह है कि अफ्रीका में पाए जाने वाले जो भी प्रमुख संसाधन थे, जो खनिज थे जैसे हीरा, सोना, तांबा, या फिर जो कृषि से अच्छी उत्पादन होती है जैसे रबड़, कॉफी, कोको, इन्हें क्या किया, सस्ते श्रमों से इन्होंने उसका शोषण किया। इन्होंने क्या किया, पहले लोगों पर नियंत्रण स्थापित किया और फिर वहां पर से इन्हीं लोगों के माध्यम से या तो वो कृषि करवाकर उनका शोषण करते रहे या फिर वो खानों से ये सारी की सारी चीजें निकालते रहे और उसे बेचकर अधिक से अधिक लाभ कमाया। क्योंकि ना तो वो जमीन इनकी थी, ना वो संसाधन इनके थे, ना ही उन स्थानों पर ये काम कर रहे थे। ये अपनी केवल ताकत के जरिए यूरोपीय शक्तियों ने ऐसी एक अर्थव्यवस्था वहां पर स्थापित कर ली जो केवल मात्र देशों की जरूरतों को पूरा करती थी, यानी वो वहां के लोगों की केवल आवश्यकताओं को पूरा करती थी। बाकी अधिकतर जो लाभ था वो केवल यूरोपियों को होता था, जिससे अफ्रीका में औद्योगिकरण, इसके अलावा आंतरिक विकास बाधित हुआ। वहां के जो स्थायी उद्योग थे पहले के अफ्रीका के वो सारे नष्ट हो गए और अफ्रीका की जो अर्थव्यवस्था है वो बेसिकली पूंजीवाद या जो कच्चे माल पर पूरी तरीके से आधारित थी, वो क्या हो गई, वह एकीकृत रूप में हो जाती है। तो हम ये भी देखते हैं। दूसरा, वहां पर राजनीतिक नियंत्रण और शासन। हमने देखा कि यूरोपीय ने उपनिवेशवाद जब स्थापित किया तो यूरोप में जो ताकतवर देश थे उन्होंने सबसे पहले अफ्रीका के राज्यों पर क्या किया, अफ्रीका के जो लोगों की स्वयं प्रभुत्ता थी उसको समाप्त कर दिया, यानी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और अपनी शासन प्रणाली उन्होंने वहां पर स्थापित की। उन्होंने प्रत्यक्ष शासन जैसे ब्रिटिश या अप्रत्यक्ष शासन जैसे फ्रांसीसी या स्थानीय शासकों का उपयोग किया जाता था और इसके साथ साथ जो यूरोपीय लोग थे बेसिकली वो अपनी राजनीतिक व्यवस्था उनके ऊपर पूरी तरीके से लागू कर रहे थे। जो पुरानी पारंपरिक वहां पर व्यवस्थाएं थी, संस्थाएं थी, उन्हें पूरी तरीके से कमजोर कर दिया गया और नई अक्सर मनमानी सीमाएं बनाई, यानी उन्होंने अपने हिसाब से वहां पर राजनीतिक अपॉइंटमेंट्स किए, राजनीतिक की
नियुक्तियां करी और अपने हिसाब से अलग अलग जो जनजाति के लोग थे उन्हें अपने अनुसार कार्य करने के लिए बाधित किया। इसके साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव, तो उपनिवेशवादियों ने सबसे पहली बात तो जो यूरोपीय भाषाएं थी वो उनके ऊपर लादी, सबसे पहली बात। दूसरी, अपनी जो शिक्षा प्रणाली थी वो भी लादा। तीसरी बात, वहां पर अपना धर्म जो है विशेषकर ईसाई धर्म, इसको भी उन्होंने उनके ऊपर थोपा या उन पे लादने की कोशिश करी। और पारंपरिक अफ्रीकी की जो संस्कृति थी और जो उनका विकास प्रणाली थी उनको हीन समझे जाने लगा। बेसिकली वो अपनी विचारधाराओं का ही ज्यादातर क्या कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। इससे अफ्रीकी की जो पहचान थी वो दरकिनार हो गई, उसमें दरार पैदा हुई और ऐसी अभिजात वर्ग का वहां पर उदय हुआ जो पश्चिमी मूल से प्रभावित था। बेसिकली उन्होंने एक ऐसे वहां पर नौकरशाही की स्थापना करी या ऐसे अभिजात वर्ग को लेकर आए, वो ऐसे एक अमीर आदमियों का वर्ग वहां पर विस्थापित हुआ जो बेसिकली यूरोपियंस थे। आप सभी को पता है केवल 15% ये वाइट थे वहां पर, लेकिन उन्होंने वहां के जो 80% 85% लगभग जो ब्लैक्स थे उन सब पर पूरी तरीके से नियंत्रण कर लिया था। इसके साथ साथ वहां पर नस्लीय भेदभाव होता था, यानी गोरे काले का भेदभाव होता था और अफ्रीकियों को अपने ही घर में दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता था। यानी यहाँ पर इन लोगों को अधिकार नहीं दिए गए, इन लोगों से अधिकार छीन लिए गए, उनको अपने ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए मजबूर किया गया वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पर मौजूद थी। इसके साथ साथ सैनिक शक्तियों का उपयोग, सैनिक शक्तियों का उपयोग का ये है कि भाई उपनिवेशवाद को सैनिक शक्ति के बल पर उनसे अपनी बातों को मनवाया गया। यूरोपियों की जो सेनाएं थी उन्होंने अफ्रीका को, अगर अफ्रीका के लोगों के द्वारा कोई प्रतिरोध या विरोध किया जाता था तो उन्होंने हथियारों के या सैनिकों के माध्यम से उन्हें दबाया, उन पर भारी जान माल का नुकसान हुआ और इस सैन्य श्रेष्ठता ने यूरोप का वर्चस्व स्थापित कराने में मदद करी। यानी इसी वजह से हम कहते हैं कि यूरोप के अंदर जो ताकत थी, यूरोप की जो ताकतें थी वो अफ्रीका पे क्या कर पाई, अच्छी तरीके से नियंत्रण कर पाई। अब यहाँ पर बात करेंगे उपनिवेशवाद की वहां पर स्थायी विरासतें क्या क्या है। सबसे पहली बात तो कमजोर और अविकसित जो है वहां की अर्थव्यवस्था। अब भाई अंग्रेजों ने पहले तो उनकी सारी अर्थव्यवस्था को अपने हिसाब से यूज किया, उसे काफी कमजोर बना दिया और वहां पर विकास भी ज्यादा नहीं हुआ। आज भी हम देखते हैं कि जो अफ्रीका के जो देश है वो काफी हद तक अनडेवलप्ड है, अनप्लान्ड है और वहां पर बहुत ज्यादा बीमारियां या फिर क्राइसिस, क्योंकि खेती बाड़ी भी ज्यादा नहीं होती, तो इसकी वजह से वहां पर बहुत दिक्कतें देखने को मिलती है। उपनिवेशवाद ने अफ्रीकी अर्थव्यवस्था को इस तरह से संचरित किया कि वह निर्यात उन्मुक्त व भारी शक्तियों पर अत्यधिक निर्भर हो गए। आज के जमाने में भी देखो अफ्रीका के जो देश है वो अपना प्रोडक्शन कम करते हैं, वो ज्यादातर वो क्या है दूसरे देशों के ऊपर निर्भर है। यह संरचनात्मक कमजोरी स्वतंत्रता के बाद भी बनी रही और वहां की आजादी के बाद भी काफी हद तक जो वहां के ब्लैक लोग हैं वो व्हाइट्स पे काफी हद तक डिपेंड रहे, जिससे विविधीकरण, औद्योगिकरण मुश्किल हो गया। यानी आज भी वहां की जो उद्योग है, देखो आज भी ब्राजील के अंदर जो कॉफी की जो बगाने हैं, क्योंकि ब्राजील में कॉफी ज्यादा उगाया जाता है, आप सबको पता होगा, वो आज भी जो 15% जो केवल और केवल वहां के गोरे लोग हैं उन्हीं के कंट्रोल में है। आज भी कई अफ्रीका देशों के जो वैश्विक बाजार में जो कच्चे माल की प्राथमिक आपूर्ति है उन्हें अस्थिरता और कीमतों में उतार चढ़ाव के प्रति संवेदनशील बनाती है। आज भी इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो काफी संघर्ष कर रही है। अगली चीज वहां पर कृत्रिम सीमाएं, उन्होंने कुछ ऐसी क्या है बॉर्डर्स बना दिए और जातीय संघर्ष, यूरोपीय शक्तियों द्वारा खींची गई मनमानी सीमाएं, यानी यूरोप में लोगों को एक दूसरे के खिलाफ, देखो यूरोपीय लोगों ने क्या किया, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया अफ्रीका के अंदर और उसकी वजह से वहां पर कई सीमाएं बना दी, उन्हें एक दूसरे का विरोधी बना दिया। वहां पर अक्सर संघर्ष देखने को मिलता है और साथ ही साथ ऐसे उनके आपस में लड़ाई करवा कर उन पर नियंत्रण स्थापित करना उन्होंने एक अपनी नीति से बना ली। आज भी वहां पर अफ्रीका के अंदर क्या है कि एक मूल के लोग दूसरे मूल से संघर्ष में रहते हैं। तो इसने स्वतंत्रता के बाद भी जातीय आधारित या संघर्ष या गृह युद्ध है इसको बढ़ावा दिया है, ये भी आपको याद रखना है। और इससे अफ्रीका जो है कई वर्गों में विभाजित भी हो चुका है। कमजोर और अपर्याप्त राज्य संस्थाएं, तो कमजोर और अपर्याप्त राज्य संस्थाओं का मतलब क्या है कि उपनिवेशवादी शासन का उद्देश्य स्थानीय लोगों को सशक्त बनाना नहीं। अंग्रेजों ने हमेशा से ये नीति अपनाई कि यहाँ के लोग जो हैं वो कभी विकसित ना हो, कभी उनको ज्यादा शिक्षा ना मिले,
कभी उनको ज़्यादा जानकारी ना मिले, और यही रीज़न है कि हम उनको परंपराओं का या इन चीज़ों का दबाव देकर हम उन पर शासन करते रहेंगे, अपना नियंत्रण जो है हमेशा बनाए रखेंगे। इसके परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता के बाद भी ऐसी प्रशासनिक और राजनीतिक संस्थाएं वहाँ पर स्थापित की गई है जो वहाँ पर भ्रष्टाचार, कमजोरी और साथ ही साथ में नागरिकों के जो अधिकार है उसके प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। वहाँ पर सुशासन अच्छा नहीं है, वहाँ पर जनता जो है अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर आज भी बनी हुई। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका में राष्ट्रवाद के उदय और स्वतंत्रता के विविध मार्गों का विस्तार से वर्णन करना है। यानी जो अफ्रीका के लोग थे वो यूरोप के नियंत्रण से कैसे मुक्त हुए, इसके बारे में आपको बताना है इस वाले क्वेश्चन में। तो अफ्रीका में राष्ट्रवाद 20वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण घटना है जिसने सदियों की उपनिवेशवादी जो शासन व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया। यहाँ कोई एक समान आंदोलन नहीं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक समूह द्वारा, अलग अलग जो सामाजिक समूह हैं उनके द्वारा उपनिवेशवादी नीतियों से परेशान होकर उन्होंने इन आंदोलनों को क्या किया। स्वतंत्रता प्राप्त करने के मार्ग उनके लिए उतने ही विविध रहे, अलग अलग रहे। उन्होंने अलग अलग जरूरतों की वजह से आंदोलन किया और फिर धीरे धीरे ये आंदोलन जो है आगे चलकर हम ये देखते हैं कि वहाँ की आज़ादी के आंदोलन के रूप में भी जाने लगे हैं। जितने शांतिपूर्ण वार्ता से लेकर सशस्त्र सैनिक संघर्ष जो थे ये भी वहाँ पर देखने को मिले, यानी वहाँ पर आंदोलन भी हुए, सैनिक संघर्ष भी हुए, ये सारी की सारी चीजें देखने को मिली है। इसके साथ साथ अफ्रीकी राष्ट्रवाद के उदय के कई कारण हैं, जैसे उपनिवेशवादी शोषण, उत्पीड़न। जो यूरोपीय लोग थे वो अफ्रीकी लोगों का बहुत ज्यादा क्या करते थे, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से शोषण किया करते थे। संसाधनों की लूट थी, बलपूर्वक श्रम करवाया जाता था, नस्लीय भेदभाव देखने को मिलता है और पारंपरिक जो उनकी सामाजिक संरचना थी उनको विघटन किया। अफ्रीकियों का इस वजह से अफ्रीकी लोगों का असंतोष जगा, उन्होंने प्रतिरोध की भावना बढ़ा दी और ऐसे में उत्पीड़न ने लोगों को एकजुट होकर अपने अधिकारों को लड़ने के लिए मजबूर किया और वहां पर क्या होता है, राष्ट्रवाद का उदय हो जाता है। इसके बाद में प्रथम और दूसरे विश्व युद्ध का प्रभाव, दोनों विश्व युद्ध ने अफ्रीका के राष्ट्रवाद को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दिया, ये भी याद रखना है। युद्धों में भाग लेने वाले अफ्रीकी सैनिकों ने एशिया और यूरोप दोनों के युद्धों को करीब से देखा। उन्होंने देखा कि स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के विचार को समझा। उन्होंने देखा कि यदि हम युद्ध करेंगे, यदि हम इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो हम शायद आजाद हो सकते हैं। और युद्ध के बाद यूरोपीय शक्ति जैसे ही कमजोर हुई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोकतंत्र के आदर्श का पर्दाफाश भी हो गया, यानी वो लोग लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने लगे और उपनिवेशवादी शासन व्यवस्था जो है वो धीरे धीरे अंत होने लगी, उनके आंदोलन जो है धीरे धीरे समाप्त होने लगे। आगे कहता है अफ्रीकी बुद्धिजीवियों और शिक्षित वर्गों की भूमिका। अब देखो अफ्रीकी जो लोग थे वहां पर, जो बुद्धिजीवी थे जैसे नेल्सन मंडेला या जो शिक्षित लोग हैं वहां के, उनकी भी भूमिका रखी, क्योंकि उपनिवेशवादियों ने हमेशा ये चाहा था कि यहाँ पर शिक्षा का प्रसार ना हो, क्योंकि शिक्षा का प्रसार होगा तो लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। तो शिक्षा प्रणाली को एक छोटा लेकिन प्रभावशाली, हम कह सकते हैं, अफ्रीका के एक ऐसे अभिजात वर्ग को इन्होंने तैयार करने का कार्य किया शिक्षा ने, जिससे लोग पश्चिम की शिक्षा से, पश्चिम के विचारों से, पश्चिम के रहन सहन से, स्वतंत्रता देखकर, वहाँ की समानता देखकर लोग वहाँ के बारे में परिचित हुए और फिर उन्होंने क्या है, पैन अफ्रीकीवाद के विचार को बढ़ावा दिया और अफ्रीकियों ने एकता और सामूहिक जो विभाजन था उसको एक साथ लाने का उन्होंने प्रयास भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय माहौल और संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रभाव। अब राष्ट्र संघ जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद में यूएन की स्थापना हुई और यूएन की स्थापना के साथ ही सभी देशों को आत्मनिर्णय लेने का सिद्धांत जो है उसको बढ़ावा दिया गया। अमेरिका और सोवियत संघ ने नए वैश्विक खिलाड़ी थे और ये विश्व के दोनों ताकतवर देश थे। दोनों ने उपनिवेशवाद का विरोध किया। उन्होंने कहा कि देशों के पास अपना अधिकार होना चाहिए ताकि वो क्या कर सके, अपना डेवलपमेंट, अपना विकास खुद कर सकें। इससे वो अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी निर्णय खुद ले पाएंगे। यूरोपीय शक्ति जो पहले से काफी ताकतवर थी वो धीरे धीरे कमजोर होंगी और अमेरिका और सोवियत संघ दोनों धीरे धीरे ताकतवर हो सकते हैं। इसीलिए इन्होंने उनका सपोर्ट किया। आगे कहते हैं शहरीकरण और सामाजिक गतिशीलता। उपनिवेशवादी अर्थव्यवस्थाओं के विकास से शहरीकरण को बढ़ावा मिला और जातीय समूह काफी एक साथ आए। शहरों में शिक्षा, संचार की बेहतर अवसर मिले और राष्ट्रवादियों के प्रचार में मदद मिली। मजदूर नागरिकों को संगठन बनाने में, राष्ट्रवादी आंदोलन करने में एक मंच मिला। यानी शहरों के माध्यम से, क्योंकि शहर जो है गाँव से जुड़े हुए थे, गाँव के लोग शहर में अपना बाजार में अपनी वस्तुएं बेचना, वस्तुओं को खरीदना,
या फिर शिक्षा ग्रहण करना, इन सब कारणों की वजह से शहर में आते थे और जिसकी वजह से लोग जो है अलग जगह से आने लगे। उन्होंने अपनी समस्याओं को देखा, दूसरी समस्याओं को देखा और वो काफी हद तक एक दूसरे के नजदीक भी आए। अब यहाँ पर कहता है शांतिपूर्ण और संवैधानिक वार्ता, यानी कुछ यहाँ पर हम बात करेंगे वार्ताओं के बारे में, टॉक्स के बारे में, जो कि ऐसी रही शांतिपूर्ण रही। कहता है उदाहरण घाना, कहता है घाना एक देश है 1957 में ब्रिटिश उपनिवेशवाद में पहला था जिसने संविधान के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त की। आपका आपका वामे कवामेन क्रूमा के नेतृत्व में कन्वेंशन पार्टी सीपी कन्वेंशन पीपल्स पार्टी जो है इसने हड़ताल और जन आंदोलन का सहारा लिया और काफी बातचीत के बाद में सत्ता जो है इनको मिल जाती है, घाना आजाद हुआ। इसके बाद में नाइजीरिया 1960 के दशक में, तंजानिया 1961 के दशक में, यहाँ पर भी शांतिपूर्ण राजनीतिक वार्ताएं चली और फिर इनको धीरे धीरे सत्ता मिल गई। ब्रिटिश सरकार ने धीरे धीरे स्थानीय लोगों को स्वायत्ता देनी शुरू कर दी और आगे चलकर उन्होंने पूर्ण स्वायत्ता भी दे दी। अब इसके अलावा कई जगहों पर इन्होंने आज़ादी कैसे ली है, लड़ाई झगड़ा करके, सशस्त्र संग्रह के द्वारा, गुरिल्ला युद्ध के द्वारा। जैसे अल्जीरिया 1962 में फ्रांस से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उसे काफी खूनी संघर्ष लड़ना पड़ा और फ्रांसीसी उपनिवेश को कठोर प्रतिरोध के कारण जो नेशनल लिबरेशन फ्रंट था आपका, उसने गुरिल्ला युद्ध का सहारा लिया। इसमें लाखों लोग मारे गए थे। उदाहरण के लिए पुर्तगाल जो है उपनिवेश जो है आपका अंगोला कंट्री है, और आपका मोजाम्बिक 1975 में भी इसने भी स्वतंत्रता के लिए दशकों तक संघर्ष किया। पुर्तगाल को एक कमजोर और औपनिवेशिक शक्ति था, लेकिन अपनी पकड़ को वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। मुक्ति के लिए वहां पर लोगों ने हिंसा का मार्ग अपनाया और वहां पर पुर्तगाली जो लोग थे वो परेशान होकर फिर इनको क्या करते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। इसके अलावा अगला आपका केन्या में भी माऊ विद्रोह हुआ और इसके बाद में वहां पर संघर्ष हुआ सशस्त्र सैनिक के रूप से, और धीरे धीरे क्या हुआ वहां पर, तो स्वतंत्रता की मांग जो है उसको रखी गई। अगला है फ्रांसीसी संघ के माध्यम से धीरे धीरे स्वायत्ता और फिर स्वतंत्रता। फ्रांसीसी उपनिवेश को दो विकल्प दिए जाते थे, या तो तुरंत पूर्ण स्वतंत्रता जिसका फ्रांस से सभी सहायता का नुकसान, या फिर फ्रांसीसी समुदाय के भीतर स्वायत्ता, जैसे धीरे धीरे स्वतंत्रता की आज़ादी की ओर ले जाएगा। यानी या तो फ्रांसीसी एकदम से उन्हें छोड़ देंगे, अब एकदम से छोड़ देंगे तो वहां पर सीधी सी बात है अव्यवस्था आ जाएगी, जो ताकतवर लोग होंगे वो फिर सत्ता में आ जाएंगे, वहां के कमजोर लोग फिर वहां पर क्या है ऐसा जीवन जिएंगे जो ठीक नहीं रहेगा, ये आपको पता है। फिर उन्होंने कहा या तो फिर धीरे धीरे आपको स्वतंत्रता दी जाएगी, स्वायत्ता दी जाएगी, ताकि आप क्या कर सकें, हर एक चीज को सीख सके, समझ सके और आगे भी अपना शासन को आगे बढ़ा सके। उदाहरण के लिए अधिकांश फ्रांसीसी उपनिवेश जैसे आपका सेनेगल, आपका कोटे डी आइवर, ये जो ईयर भी लिखी हुए हैं आप ये भी याद रख सकते हो, ने 1958 में जनमत संग्रह किया और फ्रांसीसी समुदाय के भीतर रहने वाले लोगों का विकल्प चुना और फिर 1960 तक पूरी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। यानी धीरे धीरे उन्होंने लोगों को पहले इलेक्ट किया, फिर फ्रांसीसियों को कहा कि भाई हमारी मदद करिए शासन करने में और चीज़ों में, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इनको आज़ादी मिल जाती है। इसके अलावा श्वेत अल्पसंख्यक शासन से मुक्ति के लिए संघर्ष, जैसे जिम्बाब्वे में, दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता का मार्ग विशेष रूप से लंबा रहा और कठिन रहा, क्योंकि यहाँ पर जो गोरे लोग थे वो अल्पसंख्यक थे, परंतु फिर भी वो आज़ादी देने को यहाँ पर तैयार नहीं थे, वो सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं थे। इन्होंने यहाँ के जो लोग थे उन्होंने सैनिक संघर्ष किया, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों, जन आंदोलनों को संजो कर देखा और नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में रंग भेद के खिलाफ जो आंदोलन हुआ, यानी वहाँ पर जो मूवमेंट हुआ गोरे काले का, जो गोरे लोगों के खिलाफ हुआ, वो एक ऐतिहासिक संघर्ष था। और इस तरीके से जो अफ्रीका है वहाँ पर देशों को क्या मिलती है, आज़ादी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें प्रारंभिक अफ्रीका साम्राज्य और महाद्वीपों के इतिहास को समझने में बताइए क्या भूमिका है। तो यहाँ पर हमको क्या समझना है, अफ्रीका के साम्राज्यों के बारे में और महाद्वीप के बारे में, इतिहास के बारे में इसके। तो आरंभिक अफ्रीकी साम्राज्य या महाद्वीप के इतिहास को समझने की जब हम बात करते हैं तो अक्सर जो वेस्टर्न थॉट है उनको देखा जाता है, जहां उन्होंने उपनिवेशवाद और गरीबी के चश्मे से उन्हें आंका जाता था। हालांकि ये दृष्टिकोण महाद्वीप के समृद्ध और जटिलता के नजरअंदाज करता था। यानी अब देखो अंग्रेज यहाँ पर थे, यूरोपियन यहाँ थे, तो उन्होंने ऐसा तो किया नहीं, उन्होंने ऐसे इस क्षेत्र को अपना नियंत्रण बना लिया। उन्होंने देखा यहाँ पर संसाधन है, हालांकि लोग ज्यादा खेती बाड़ी नहीं कर सकते, परंतु यहाँ पर संसाधन है, उन संसाधनों के जरिए हम क्या कर सकते हैं, ताकतवर बन सकते हैं। और उन्होंने इनका क्या किया, शोषण किया।
कहता है जो शक्तिशाली उन्नत प्रारंभिक अफ्रीकी साम्राज्य से बड़ा पड़ा था, उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, उनका इतिहास, संस्कृति, व्यापार, राजनीतिक संरचना सब धीरे धीरे कमजोर होती गई और एक समय ऐसा आया कि अफ्रीका जो है ताश के पत्तों की तरह ढह गया। बाहरी लोग जो यूरोपीय आए और उन्होंने क्या किया कि भाई इस पे अपना पूरी तरीके से नियंत्रण स्थापित कर लिया। आगे कहते हैं मुख्य यानी जो प्रमुख है वो प्रारंभिक अफ्रीकी समाज और उसकी क्या क्या विशेषता है। जैसे प्राचीन में अफ्रीकी साम्राज्य के अंदर बात करें तो प्राचीन में मिस्र की सभ्यता थी। आप सबको पता है दुनिया की जो 4 प्राचीन सभ्यताएं हैं उनमें से एक है मिस्र की सभ्यता। हालांकि ये भौगोलिक रूप से उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। मिस्र अक्सर अफ्रीकी इतिहास को मिस्र के इतिहास को अफ्रीकी के इतिहास से कई बार अलग कर दिया जाता है। ये उच्च संगठित और केंद्रीकृत सभ्यता थी। शानदार वास्तुकला थी, ये पिरामिड बहुत अच्छे बनाते थे। लेखन कला, चित्रलिपियां बनाते थे। गणित, खगोल, चिकित्सा विज्ञान ये भी इनकी काफी अद्भुत थी। और मिस्र का इतिहास अफ्रीका के इतिहास के समाज का एक ऐसा जटिल उदाहरण प्रस्तुत करता है जो समाज, राज्य निर्माण, नगर निर्माण, संस्कृति की नवाचारता, इन सब का एक शानदार उदाहरण पेश करता है। इसके अलावा आपका कुश साम्राज्य, जिसे हम आपका नुम्बिया भी कहते हैं, लगभग 1070 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक मिस्र के दक्षिण में एक कुश साम्राज्य था जो जिसने मिस्र साम्राज्य को भी चुनौती दी और उस पर भी शासन किया, यानी मिस्र के लोगों पे भी शासन किया। आपके मेरोए इसकी राजधानी थी और व्यापक व्यापारिक केंद्र था। विशेषकर लोहे उत्पादन होता था। कुश ने अपनी विशिष्ट लेखन कला भी विकसित की और अफ्रीकी कला, वास्तुकला में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह दर्शाता है कि मिस्र के बाहर भी शक्तिशाली और अफ्रीका में ताकतवर साम्राज्य जो थे उस समय मौजूद थे। अगला आपका कहते हैं अक्सुम साम्राज्य, जो कि 100 ईस्वी से आपका 940 ईस्वी तक था। इथोपिया और आपका इरिटिया में स्थापित आपका अक्सुम जो समुदाय था एक व्यापारिक शक्ति थी। लाल सागर से हिंद महासागर तक इनका व्यापार होता था और उसके जरिए ये वहां पर क्या करते थे, अपना नियंत्रण करते थे। साथ ही साथ ये दुनिया के शुरुआती राज्यों में से था जिसने ईसाई धर्म को अपनाया। और अक्सुम ने आपका विशाल आपका अबेलियस यानी स्तंभ, सिक्के ढालना और साथ ही साथ में लिखित परंपराएं भी इन्होंने शुरू की। अगला है आपका घाना का साम्राज्य, जो कि 300 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक यह पश्चिमी अफ्रीका में विशेषकर रूप का सोना, नमक और इसका अलावा ट्रांस सहारा में काफी ज्यादा डेवलप हुआ। इसकी राजधानी आपका आपका कॉम्बी 16 महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थी जो घाना की जटिल प्रशासनिक व्यवस्था को दर्शाता है और व्यापार काफी विकसित था। इसके अलावा माली साम्राज्य अफ्रीका के पश्चिम में एक शक्तिशाली राज्य था जो कि घाना साम्राज्य का इसने स्थान ले लिया। मनसा मूस शासक के अधीन में था और इनके पास भी काफी सोना या फिर आपके इस्लाम की जो विद्वता थी वो भी इनके पास में काफी ज्यादा थी। तो ऐसे ही आपको जितने भी ये बताए गए हैं आप इनको अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं, इनको समझ सकते हैं। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें आपसे अफ्रीकी समाज पर दास के व्यापार पर क्या प्रभाव था और दीर्घकालीन परिणामों को बताना है। सबसे पहले आप सबको पता है अफ्रीका में जो थे मजदूर वगैरह में जो दास थे उनका व्यापार होता था। उन्हें अमेरिका, चीन, बहुत सारे ऐसी जगहों पर भेजा जाता था और वो क्या करते थे, वहीं पर दास की तरह काम करते थे। अफ्रीका समाज पर दास व्यापार का प्रभाव विशेषकर ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार जो कि 16वीं से 19वीं शताब्दी में हुआ और ये विनाशकारी दूरगामी परिणाम था। इसने न केवल व्यक्तियों का अपहरण किया, उनसे उनके निवास स्थान, उनकी परंपरा, संस्कृति, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो जुड़ाव था वो सब इनसे छीन लिया। इसके अलावा विश्व के अलग अलग भागों में जब ये गए तो वहां पर इन्होंने अपने क्या किए, परिवार स्थापित किए। परिवार स्थापित करने के बाद में हम देखते हैं आगे इनका जो उन क्षेत्रों पर भी धीरे धीरे बसाव जो है वो शुरू हो जाता है। दास व्यापार की प्रकृति की बात करें तो ये अफ्रीका से जुड़ा है। अफ्रीका में दास प्रथा उपनिवेशवाद से पहले ही मौजूद थी, लेकिन ये पहले थोड़ा सा अलग थी। ये अक्सर ऋण, जो भी व्यक्ति पैसा उधार लेता था या युद्ध में जिन्हें बंदियां बना लिया जाता था या फिर जिन्हें अपराध में संलग्न पाया जाता था तो उन्हें दास बना लिया जाता था। और इसमें अक्सर दासता से मुक्ति की संभावना होती थी क्योंकि आपने एक समय तक ऋण लिया है, जब तक आप उसका ऋण चुकाने जितना काम कर दोगे आपको मुक्त कर दिया जाएगा। युद्ध बंदियों में भी ये था, शुरुआत में आपसे बुरा व्यवहार किया जाएगा, परंतु जब धीरे धीरे साम्राज्य का, सेना का, लोगों का आप पर भरोसा हो जाएगा तो वो आप पर क्या करेंगे, आपको छूट देने शुरू कर देंगे। हालांकि ट्रांस जो
अटलांटिक दास व्यापार है, ये पूरी तरीके से अलग पैमाने और प्रकृति का था। यह यूरोपीय औपनिवेशिक शक्ति द्वारा जो है अमेरिका में बगान अर्थव्यवस्था, गन्ना, कपास के बड़े बड़े पैमाने मिश्रित मांग को प्रेरित था। यानी बेसिकली इनको खेती बाड़ी के लिए, मेहनत करने के लिए इन कामों को अफ्रीका से जो दास व्यापारी थे वो उनको खरीदते थे, यूरोप में बेच देते थे। कई बार ये हथियारों के बदले, कई बार वस्तुओं के बदले और कई बार जो है वो कर्ज के बदले भी इनको दे दिया करते थे। इसके अलावा उन्होंने यूरोप के जहाज पर लदकर जो है मध्यम यानी मिडल पैसेज अमेरिका ले जाया जाता था और वहां पर उनसे काम करवाया जाता था। अब अफ्रीका समाज पर क्या पड़ा? पहली बात तो जनसंख्या की क्षति हुई। जिन लोगों को यहाँ से गुलाम बनाकर दूसरी जगह भेजा जा रहा था तो जनसंख्या का नुकसान हो रहा था। ये सबसे प्रत्यक्ष और भयानक आपका प्रभाव था। और ये ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार का लगभग 10 से 15 मिलियन अफ्रीकियों को जबरन अमेरिका ले जाया गया। उनमें लाखों शामिल नहीं बल्कि जो यात्रा के दौरान अफ्रीका में ही दासों को पकड़ कर वहीं पर मारे गए। यानी जो पकड़े गए उन्हें वहां भेज दिया, नहीं तो जो नहीं पकड़े जाते तो उनको कोशिश होती थी मार दो। इससे जनसंख्या का नुकसान हुआ और अफ्रीकी समाज को उनके सबसे नजदीकी आबादी, युवाओं, पुरुष, महिलाओं, इन सभी से उन्हें क्या कर दिया गया? वंचित कर दिया गया। इनसे जनसंख्या वृद्धि रुक गई, श्रम शक्ति में भारी कमी आई। यूरोप के अंदर श्रम शक्ति तो बढ़ गई, या यूरोप के जो गुलाम देश थे वहां पर तो इनकी श्रम शक्ति बढ़ गई, परंतु अफ्रीका में कम हो गई। सामाजिक और जो सांस्कृतिक विघटन है इसके बारे में बात, जैसे कहता है पारंपरिक जो संरचना है उसका टूटना। दास व्यापार ने कई समुदाय जो थे उन्हें विभाजित कर दिया, पारंपरिक संरचनाओं को कमजोर कर दिया, गांव पर छापे मारे गए, परिवारों को अलग कर दिया गया और साथ ही साथ में खास तौर पर पुरुषों को अलग किया गया। समुदायों के बीच में जो अविश्वास पैदा हो गया। इसके अलावा हिंसा का प्रचार हुआ। दास व्यापार के कारण अत्यंत जो अंतर सामुदायिक और अंतर्राज्यीय संघर्ष था उसमें वृद्धि हो गया, क्योंकि कुछ अफ्रीकी राज्य प्रमुख ने दास प्रथा को करने के लिए पड़ोसी समुदाय पर हमला किया और इससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता आ गई। यानी जो ताकतवर थे कमजोरों पर हमला करते थे। इससे देखो नैतिकता में भी पतन आए। मानव का जीवन को एक वस्तु के रूप में देखा जाने लगा, पशुओं की तरह। जैसे पशुओं पे सामान लाद दिया और पशु चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक इसी तरीके से मानवीय जो भावना थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। आर्थिक अव्यवस्था यानी आर्थिक अव्यवस्था फैल गई। स्थानीय उद्योग जो थे वो पूरी तरीके से विनाश हो गए। जैसे यूरोपीय कपड़ा, शराब, हथियार के बदले जो है दासों की बिक्री होने लगी। हस्तशिल्प कला पूरी तरीके से उद्योग नष्ट हो गए। अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरीके से यूरोप के आयात पे निर्भर हो गई। कृषि उत्पादन में जो है वो गिरावट आई, क्योंकि पुरुष और जो युवा होते थे वही ज्यादातर श्रम करते थे, कृषि उत्पादन करते थे, वही बाजारों में चीजों को ले जाकर बेचते थे और भूमि पर खेती करना मुश्किल हो गया। खाद्य असुरक्षा भी बढ़ी। इसके अलावा उपनिवेशवाद की नींव, दास व्यापार ने अफ्रीकी तटों पर यूरोपीय उपस्थिति को मजबूत किया और जो उपनिवेशवाद है उसका मार्ग प्रस्तुत किया। दास व्यापार के बंद होने के बाद भी यूरोपीय शक्तियों ने अफ्रीकी संसाधनों पर, बाजारों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए उपनिवेशवादों को एक साधन के रूप में देखा। राजनीतिक अस्थिरता भी आ गई। राजनीतिक अस्थिरता का मतलब है पुरुष चले गए, ताकतवर जो सैनिक थे वो चले गए। इससे क्या हो गया? दास जो थे, कुछ एक लोगों को तो खूब लाभ हुआ जो कि दास व्यापार में सक्रिय रूप से शामिल थे, परंतु इससे ज्यादातर महाद्वीप में अस्थिरता पैदा हो गई, अधिकारहीनता हुई। यूरोपीय शक्तियों के साथ दास व्यापार में शामिल होने वाले अफ्रीकी शासकों ने आबादी की पकड़ खो दी। धीरे धीरे उनकी खुद ही ताकत कमजोर हो गई और फिर यूरोपीय लोग जो है उस पर क्या पढ़ते हैं? ताकतवर या हावी पढ़ते हैं। इसके अलावा देखो संरचनात्मक विकास व्यवस्था का मतलब ये है कि भाई जो मानव है, दास व्यापार की वजह से जो वस्तुओं का निर्यात था वो धीरे धीरे कम हो गया। जैसे कि बताया, सामाजिक खंडित होने लगा, मानसिक और मनोवैज्ञानिकता का आघात लगा। लाखों लोग जो है अपनी पीढ़ियों से अलग हो गए। जो संस्थागत रूप से लोग थे वो कमजोर हो गए। दास व्यापार पूरी तरीके से कानून संस्थाओं को खत्म करती गई, या कानून केवल ना के बराबर रह गए। न्याय अच्छी तरीके से समाज में नहीं हो पा रहा था। जो कमजोर लोग थे वो और ज्यादा असुरक्षित हो गए। गरीबी बढ़ गई, असमानता बढ़ गई, अन्याय बढ़ गया। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपके इसका आंसर है।
अगला, स्वतंत्रता के बाद अफ्रीका में राजत्व की समस्या कौन सी है, उन समस्याओं को बताइए जिससे एकीकरण और वैधीकरण के मुद्दे को ध्यान जाता है। सबसे पहली बात तो अफ्रीका के जो देश हैं वो लगभग 1950 से 60 के दशक में अधिकतर क्या हुए, आज़ाद हुए, उन्हें मुक्ति मिली है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद में जो उनका राजत्व है उसमें भी गंभीर चुनौतियां आई है, जैसे कि उपनिवेशवादी संरचनाओं ने अपनी सीमा जो संरचनाएं सीमाएं छोड़ी थी और नए राष्ट्रों के लिए अक्सर अनुपयुक्त थी, जिससे कि राज्य को अपनी स्वयं प्रभुत्ता को प्रभावी ढंग से स्थापित करने और नागरिकों को निष्ठावान तरीके से स्थापित करने में बहुत मुश्किल आई। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, अभी हमने देखा था कि ज़्यादातर जो फ्रांसीसी थे या जो यूरोप के लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन्हें एकदम से आज़ाद नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम आपकी आज़ादी में मदद करेंगे, धीरे-धीरे हम आपको स्वयं प्रभु बनाएँगे, धीरे-धीरे हम आपको शासन करना सिखाएँगे, धीरे-धीरे सारी की सारी जो व्यवस्थाएँ जैसी चली आ रही है, उस व्यवस्था के अनुसार हम आपको आगे आपके विकास करने में मदद करेंगे। इन समस्याओं में एकीकरण, वैधीकरण के मुद्दे भी क्या थे, शामिल थे। आगे कहता है उपनिवेशवाद, विरासत और राजत्व को चुनौती। ये तो वैसे हमने आगे डिस्कस कर ही लिया था ऊपर फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर, तो ये वाले सेम पॉइंट आप इसके अंदर लिख दोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कहता है आधुनिक समय में अफ्रीका की राजनीतिक विकास का पता लगाइए जिसमें प्रमुख मोड़ और क्या क्या चुनौतियां हैं। देखो आज के आधुनिक समय में उसकी जो राजनीतिक विकास की जब हम बात करते हैं, आधुनिक समय में अफ्रीका का राजनीतिक विकास उपनिवेशवाद की मुक्ति का एक लंबा संघर्ष रहा है। इसमें कई उतार चढ़ाव, कई आशाएं, निराशाएं, कई सारी चीजें, संघर्ष, लोकतांत्रिक परिवर्तन, राजनीतिक प्रणालियों में परिवर्तन, महाद्वीप के अंदर संघर्ष, ये सारी की सारी चीजें हमें देखने को मिली है। प्रमुख मोड़ क्या रहा है? सबसे पहली बात तो कहता है वी औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता का युग। यह अफ्रीका की राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। 1957 में घाना की स्वतंत्रता के साथ ये बात शुरू होती है। वी औपनिवेशीकरण 1960 में अफ्रीका का वर्ष कहा गया जब 17 देशों को क्या मिली, आज़ादी मिली। इस अवधि में राष्ट्रवादी आंदोलनों ने जोर पकड़ा, अधिकतर अफ्रीकी देशों ने अपनी स्वतंत्रता हासिल की। इससे प्रभाव क्या हुआ, लोग अपने भाग्य के विधाता खुद बने और उनको अपने भाग्य का जो है निर्णय लेने का अवसर खुद मिला। लेकिन साथ ही कमजोर संस्थागत नींव थी जिससे वहां पर कभी भी स्थिरता नहीं आई। लोग हमेशा संघर्षरत रहे और गरीबी या ये सारी चीजें हमेशा बनी ही रही। एक दलीय शासन, अगला क्या कहता है, एक दलीय शासन और सैनिक हस्तक्षेप का उदय। विशेष स्वतंत्रता के बाद कई अफ्रीकी देशों में क्या है, वहां की जो मौजूदा सरकार थी वो ध्वस्त हो गई, गिर गई। इससे वहां पर क्या हुई, अस्थिरता पैदा होने लगी, विकास ना हुआ। एक दलीय जो राजनीतिक पार्टी है, जो सिंगल पार्टी सिस्टम है, वो काफी हद तक वहां पर पॉपुलर हुआ और इससे वहां की जो राजनीतिक संस्थाएं हैं वो काफी कमजोर हो गई। तख्ता पलट सैनिक, जैसे नाइजीरिया में, युगांडा में, हम इन सब देशों में देखते हैं तख्ता पलट हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, कुशासन देखने को मिलता है, कानून व्यवस्था को ढंग से लागू नहीं किया जाता, आर्थिक नीतियां अक्सर विफल रही, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा नहीं हुई। इसके बाद में शीत युद्ध का प्रभाव, विशेषकर शीत युद्ध का प्रभाव जो है वो कहाँ पर हमें अफ्रीका पे देखने को मिला। सोवियत संघ और जो अमेरिका है, यूएस से, उन्होंने ज्यादातर जो क्षेत्र थे यहाँ के उन्हें अपने साथ में शामिल करने में लगाए और इसीलिए अफ्रीका में संघर्ष, शांत जो है शासनों के लिए संघर्ष और जो सामूहिक रूप से विद्रोह है वो देखने को मिलता है। इसका प्रभाव क्या हुआ, संघर्ष बढ़ गया, सत्तावादी लोग जो है जो पहले से ताकतवर थे और मजबूत हो गए, लोकतंत्र लाकर लोगों को सुधारने की बात की गई और मानव अधिकारों को क्या किया गया, मानव अधिकारियों को क्या किया गया कि उनको कहा गया कि आप मानव अधिकारों की रक्षा करो, जो भी मानव अधिकार से संबंधित थी संस्थाएं थी। आगे कहता है कि भाई लोकतंत्र की जो ये है क्या है, तीसरी लहर है। तीसरी लहर 1990 के दशक में विशेषता शीत युद्ध की समाप्ति। शीत युद्ध की जैसी समाप्ति हुई, जैसे कई वित्तीय संस्थाएं, आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक है, इन्होंने सैप यानी समायोजन कार्यक्रम शुरू किए, लोकतंत्र को सपोर्ट किया। साथ ही साथ वहां पर जो विकसित देश है उनके लिए उनकी अर्थव्यवस्थाओं को खोलने के लिए काफी हद तक भूमिकाएं निभाई। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेदभाव को खत्म करने के लिए कार्य हुआ। तो ये पॉइंट इसके अंदर आप सारे के सारे इसमें क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो।
इसके साथ साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। इसमें अफ्रीका के औपनिवेशिक के पश्चात राज्य की प्रकृति और इसकी विशेषता बताइए। तो अफ्रीका के अंदर कैसी शासन व्यवस्था हुई? तो भाई राज्य को काफी संघर्ष करना पड़ा। राज्य की प्रकृति को देखें तो भाई राज्य क्योंकि अधिकतर संसाधन तो वैसे ही नष्ट हो गए, दमनकारी जो शासन है उससे मुक्ति मिली, और इसके अलावा कुछ अपनी जो जनजातिगत उनकी विशेषता थी, संस्कृति थी, जो प्रथाएं थी, उन पर उन्होंने प्रतिबंध नहीं लगाए। वैधता की संकट हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा प्रतिसत्तात्मक जो समाज था उस समय का, ये भी हमें देखने को मिलता है। तो इसके अलावा क्या आता है, वैधता, जो वहां पर वैधता की संकट में सिंपल सा है कि उस समय जो नागरिक अधिकार नहीं मिले थे यूरोपियंस के टाइम पे, फिर वो धीरे धीरे नागरिक अधिकार भी मिलने लगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो पुरानी सोच थी वो तो रही पुरानी सोच, परंतु उसमें काफीगत नियमों में, राज्य के नियमों में बदलाव किए गए जो एक नैतिक रूप से ठीक हो सकते थे, उन्हें लागू किया गया, जो नहीं थे उन्हें लागू नहीं किया गया। तो आपको ये याद रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है आपसे बी के लिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें अफ्रीका के प्रति जो हिंसा और उसके विशेष रूपों की चर्चा की गई है, उनकी वर्णन करें। देखो अफ्रीकन के लोग जो है उनके ऊपर काफी हद तक प्रत्यक्ष रूप के हिंसा के उदाहरण मिलते हैं। जैसे वहां पर क्या है, गृह युद्ध कराए गए, उनमें आपसी जो समुदाय थे उन लोगों को आपस में लोगों को लड़वाया गया। एक एग्जाम्पल दो तो देखो, अंगोला गृह युद्ध है, आपका सियारा लियोना का गृह युद्ध है हीरो के लिए। इसके अलावा आपका लाइबेरियो का गृह युद्ध है, सूडान का गृह युद्ध है ना, कांगो का लोकतांत्रिक गणराज्य जो संघर्ष चल रहा है आज भी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे जनजातीय संघर्ष भी देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए आप देखोगे कई सारी जनजातियां हैं, जैसे नाइजीरिया से अलग अलग समुदाय कर रहे हैं। इसके अलावा आपका हुतू और आपका तुत्सी, इनके बीच में आपका बुरंडी है, वहां पर उधर भी संघर्ष चल रहा है। तो इस तरीके से संसाधन आधारित संघर्ष भी देखने को हमें मिल रहे हैं। बहुत जगह पर आतंकवाद आज के ज़माने में देखने को मिल रहा है, ये काफ़ी हद तक संघर्ष को बढ़ावा रहा है। इसके अलावा चुनाव हिंसा और राजनीतिक अशांति है, इसको ये देखने को मिलता है। इसके अलावा राज्य आपका प्रायोजित हिंसाएं हैं, ये हमें देखने को मिलता है। वहाँ पर राज्य प्रायोजित हिंसाएं हैं, काफ़ी हद तक अशांत सैनिक तख्ता पलट देखने को मिलता है वहाँ पर हमें। जैसे माली में है, नाइजर में है, आपका बुकरना में, फ्रांसो में, सूडान में तख्ता पलट है, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी हद तक हिंसाओं को बढ़ावा देती है वहाँ पर, तो ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका में जाति और राष्ट्रवाद के विस्तार में वे किस प्रकार के राज्य को स्थापित करने में उनको चुनौती दे रही है। नहीं, वहाँ पर जनजातीय संघर्ष जो है, राज्य कैसे उसको चुनौती दे रही है। सबसे पहली बात तो जो कई सारी, जैसे इन पॉइंटों के बारे में हमने बात भी कर ली अभी कि अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में ही है, तो आप वो पॉइंट इसके अंदर ऐड कर सकते हो। इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो है, उप सहारा अफ्रीका में मानव सुरक्षा की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए। सबसे पहले ये बात तो यहाँ पर बताया गया है कि यह पारंपरिक राज्य केंद्रित सुरक्षा जो आपके जो सैन्य खतरों और राज्य क्षेत्रीय अखंडता पर केंद्रित है, इससे हटकर है। और साथ ही साथ में यहाँ पर क्या कहता है, कहता है व्यक्तिगत केंद्रित सुरक्षा का ध्यान केंद्रित करता है, मानव सुरक्षा पर आधारित है पूरी तरीके से। मानव सुरक्षा के विभिन्न आयाम में अगर देखोगे तो यूएनडीपी ने काफी हद तक मानव सुरक्षा के लिए कार्य किया है। आर्थिक सुरक्षा की बात करिए, इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करिए, खाद्य सुरक्षा की बात करी है उन्होंने। खाद्य सुरक्षा के साथ साथ अगर आप देखोगे, क्योंकि वहाँ पर फूड वगैरह का काफ़ी क्राइसिस है, पर्यावरणीय सुरक्षा की बात की है। पर्यावरण खाद्य सुरक्षा के अलावा अगर हम देखेंगे स्वास्थ्य सुरक्षा की बात करिए, अलग अलग प्रकार की जो बीमारियाँ है उसके बारे में बात कर दो, जो लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है इसके बारे में बात करी है उन्होंने, सामुदायिक सुरक्षा की बात करी है उन्होंने। ये सारे के सारे पॉइंट्स, राजनीतिक सुरक्षा की बात करिए, तो ये सारे के सारे पॉइंट इसमें आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। फिर निष्कर्ष है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है अफ्रीका में सतत विकास के मुद्दों पर चर्चा कीजिए, कौन कौन सी वहाँ पर चुनौतियां हैं। तो भाई कोई भी देश है वहाँ पर कुछ चीज़ें हैं सतत विकास के लिए चुनौतियाँ। एक तो वहाँ का पर्यावरण, वहाँ के संसाधन, वहाँ की गरीबी, वहाँ के लोगों की आवश्यकताएं, वहाँ पर जैसे असमानता है, कमजोर कुशासन है, जो कि विकास को अच्छी तरीके से बढ़ावा नहीं मिल रहा। इसके अलावा संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिलती है, जलवायु परिवर्तन देखने को मिलता है हमें वहाँ पर।
उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखने को मिलता है। जनसंख्या के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हमें क्या दिखती है, युवा अवस्था जो है उनके ऊपर बेरोज़गारी है, तो स्वास्थ्य शिक्षा की सीमित पहुँच है या लोगों को उसका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा। बुनियादी ढाँचा जो है उसका अभाव है, इसके बारे में याद रखना है। इसके अलावा जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर अत्यधिक निर्भरता है, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं वो जैसे जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स है उसको ज़्यादा नहीं यूज़ कर पा रहे। तो ये भी हमारे लिए एक वहाँ के लिए समस्या है। अफ्रीका में सत्तावादी शासन और अफ्रीका में राजनीतिक सेनाओं की भूमिका, यानी जो वहाँ की मिलिट्री है और वहाँ की जो तानाशाही व्यवस्था है, इसके बारे में आपको वर्णन। स्टूडेंट्स, आगे के क्वेश्चंस जो हैं उनको डायरेक्टली ऐसे हम देख लेते हैं ताकि आप लोगों के एग्जाम में अगर आए तो इन्हीं में से आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीका में आर्थिक अविकासता के पैटर्न का क्या योगदान रहा है, यानी वहाँ पर विकास क्यों नहीं हुआ है, डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ है, इसके बारे में आपको बता। अगले क्वेश्चन में शीत युद्ध के बाद में यानी 1991 के बाद के युग में रूस से अफ्रीका में ऐसा शांति स्थापना के अभियानों में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका बतानी, यानी शांति कैसे करके स्थापित हुई है। रूप लिखा ही रूस ने लिखा, सॉरी। तो यहाँ पर यूएनओ ने शीत युद्ध के बाद में कैसे अफ्रीका में शांति स्थापित करवाई है, इसके बारे में आपको बताना है। जो संघर्ष वगैरह थे उसको कैसे खत्म किया या कम किया, क्या क्या कारण रहे उस संघर्ष को कम करने के लिए। इसके अलावा अफ्रीका में आर्थिक असहयोग महाद्वीपीय क्षेत्रीय विस्तार पहले का वर्णन कीजिए, यानी पहले के बारे में बताना है अफ्रीका में क्षेत्रीय विस्तार कैसे था। अगला क्वेश्चन है 21वीं शताब्दी में भारत अफ्रीका संबंधों पर चर्चा कीजिए और इसमें जिसमें ऐतिहासिक संबंधों के समकालीन विकास पर भी चर्चा कीजिए। तो इसके बारे में भी आपको बताना है इस वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है अफ्रीका में शीत युद्ध और नेम आंदोलन का क्या प्रभाव रहा है, यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन है अफ्रीका में विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है, वैश्वीकरण ने इस व्यापार को कैसे बढ़ावा दिया है या क्या क्या फ़ायदा मिला है, इसके बारे में आपको इस वाले क्वेश्चन में बताना है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि भाई 19वीं यानी 19वां क्वेश्चन है अफ्रीका में नव उपनिवेश साम्राज्यवाद की नीतियाँ क्या रही, इस पर चर्चा करना है आप लोगों को। लास्ट क्वेश्चन है महान अफ्रीका संकट क्या था, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। सो भाई ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है जो कि महान आर्थिक संकट है अफ्रीका का, इसके बारे में। और ये पेपर पूरा आपका खत्म हो जाएगा, ये क्वेश्चन कर लिए तो आपके एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आप अधिक से अधिक मेरे तक शेयर करेंगे। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में।